हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही सिमरन ने अनीका की यह बात सुनी कि वो किसी ऐसे डांसर को ले आएगी जो सिमरन से बेहतर डांसर भी होगी और ट्रेनर भी, सिमरन पास वाले सोफे पर बैठकर अपने जूते पहनने लगी। उसने हैंगर पर लगा अपना कोट निकाल कर पहन लिया। सिमरन ने अपनी बेटी मिश्का का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर जाने लगी। 2 कदम चलकर सिमरन रुक गई और अनीका की ओर देखकर कहा, ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आपको आने वाले 10-15 साल में मुझसे बेहतर डांसर मिल जाए। और हाँ, और एक बात, तुम क्या नाम बताया था आपने? खैर, जो भी नाम हो, आपको जब तक आपको मुझसे बेहतर डांसर नहीं मिल जाता तब तक आपकी बेटी मेरे डांस क्लास अटेंड नहीं कर सकती। बाय। सिमरन मिस्का का हाथ पकड़कर डांस रूम से बाहर निकलने लगी। वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि किसी ने जोर से पीछे से उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए और उसका सर दीवार की ओर दबा दिया। सिमरन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह उस स्ट्रॉन्ग ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिमरन का मुंह दीवार से दबा हुआ था और वह दबी आवाज में चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यह क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो मुझे। तभी पीछे से एक बड़ी पोलाइट आवाज़ सिमरन के कानों पर पड़ी। अनीका ने सिमरन के कानों के पास आकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर आज तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए तुम्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सिमरन का मुंह अभी भी दीवार से लगा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अनीका ने अभी अभी उसके साथ यह किया था। पूरी ताकत लगाते हुए सिमरन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अनीका जो एक ट्रेन मार्शल आर्ट की स्टूडेंट थी, उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से निकल पाना सिमरन के लिए नामुमकिन था। सिमरन मदद के लिए आसपास खड़े टीचरों को आवाज़ लगाने लगी, हेल्प समवन हेल्प मी, मुझे जंगली औरत से बचाओ, लगता है यह औरत किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से कनेक्शन रखती है, हेल्प मी। आसपास खड़े टीचर इतने शौक में चले गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि इस वक्त वो किसका साथ दें। अनीका ने अपनी पकड़ सिमरन पर और मजबूत बना दी। सिमरन का मुंह दर्द के मारे खुल गया था। सिमरन को अब तक यह पता चल चुका था कि वह कितनी भी कोशिश कर लेती, अनीका की बेहद मजबूत ग्रिप से वह छूटने वाली नहीं थी। अनीका ने फिर से धीमी आवाज़ में सिमरन के कान में कहा, यह सब खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तुमने आज जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए माफ़ी मांग लो और यहाँ से आराम से चली जाओ। जब सिमरन ने देखा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसने तेज सांसें छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी सुनते ही अनीका ने तुरंत ही सिमरन की कलाइयों और गर्दन पर से अपनी पकड़ एक झटके से छोड़ दी। झटके के कारण सिमरन अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिरी। 2 मिनट सिमरन ने हैवी ब्रीदिंग करके अपने आप को नॉर्मल किया। फिर अपना पर्स उठाकर वह अपनी गर्दन सहलाने लगी। गर्दन पकड़कर सिमरन अनीका को घूरने लगी। अनीका ने सिमरन को एक स्माइल देकर कहा। अनीका ने सोफे पर लेटी रिया को अपनी गोद में उठा लिया। रिया जो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी, इस बार अनीका ने देखा कि वह मुस्कुराने लगी थी। अपने कंधों पर रिया का सर रख के अनीका ने रिया के कान में कहा, कैरेक्टर मत छोड़ना। यह कहते हुए अनीका रिया को लेकर डांस रूम से बाहर चली गई। डांस रूम के अंदर मौजूद हर शख्स अनीका के इस बिहेवियर से हैरान हो गया था। कुछ टीचर मन ही मन यह सोचकर खुश भी हुए थे कि सिमरन जैसी बदतमीज़ औरत के साथ जो भी हुआ वह अच्छा हुआ। तभी डांस रूम में प्रिंसिपल आए। उन्होंने किन्नरी टीचर से पूछा, मैं काफ़ी देर से सीसीटीवी कैमरा में देख रहा हूँ, आखिर चल क्या रहा है इस रूम में? प्रिंसिपल के मुंह से यह सब सुनते ही सिमरन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सिमरन ने अपना विक्टिम कार्ड बहुत खूबी से पेश कर दिया था। वह प्रिंसिपल से कहने लगी, देखिए सर, मेरे ऊपर अटैक हुआ है। एक क्रिमिनल औरत ने इस डांस रूम में सबके सामने मेरी जान लेने की कोशिश की है। हो सकता है वह औरत मेरे किसी जेलस कंपटीटर की
खरीदी हुई अटैकर हो। आजकल लोग अपने रास्ते से कंपटीशन हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसी 2 टके की औरतों को हायर करके शायद मेरे दुश्मन मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हों। आई विल कॉल द पुलिस। मैं अभी के अभी पुलिस बुला रही हूँ और उस औरत को उसके किए की सज़ा दिलाकर रहूँगी। सिमरन को इस तरह चिल्लाते हुए प्रिंसिपल सिमरन से कहा, देखिए मिसेस मेहरा, आप तो इतने बड़े ख़ानदान की बहुत समझदार औरत हैं। आप तो जानती हैं ऐसा करने से स्कूल की रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा। आखिर आपकी बेटी भी तो इसी स्कूल का हिस्सा है। रही बात उस औरत की, तो उनका रिकमेंडेशन देश के काफ़ी मशहूर लोगों ने दिया है, जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरे पास उनकी बात को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही प्रिंसिपल ने यह कहा कि अनिका की पहुंच बहुत ऊपर के लोगों तक है, सिमरन ने अचानक ही शोर मचाना बंद कर दिया। आखिर सिमरन को अपने खानदान और अपने खानदान की पहुंच पर बहुत गर्व था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर अनिका की पहुंच इतनी ऊपर तक कैसे हो सकती थी, जबकि उसके कपड़ों से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई बहुत पैसे वाले खानदान से बिलोंग करती हो। प्रिंसिपल साहब की बात मानते हुए सिमरन ने पुलिस को बुलाने की जिद छोड़ दी और अपनी बच्ची को लेकर वह वहां से चली गई। डांस रूम में खड़े बाकी के लोग हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगे। गाड़ी में बैठकर अनीका और रिया जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने कार चला रही अनीका को पैसेंजर सीट पर खड़े होकर हग भी कर लिया। अनीका ने रिया को अपनी आंखों के सामने से धीरे से हटाते हुए कहा, डोंट बी अ किड रिया। इतनी बार कहा है जब मम्मा ड्राइव कर रही हो तब ऐसी हरकतें मत किया करो। रिया ने कार सीट पर बैठे हुए अपनी मम्मा से कहा, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ऐसी हरकतें ना किया करो जिससे मुझे आप पर इतना प्यार आए। रिया की हाजिर जवाबी देखकर फिर से अनीका को रिया पर आया हुआ सारा गुस्सा गायब हो गया। पैसेंजर सीट पर बैठी रिया ने अनीका से कहा, मम्मा तुम श्रेया मौसी को दिल्ली क्यों नहीं बुला लेते? श्रेया मौसी के डांस के आगे यह मिश्का की मम्मी तो कुछ भी नहीं। वह अगर डांस सिखाएंगी मुझे तो 2 दिन में मैं दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया की बेस्ट डांसर का अवार्ड जीत जाऊंगी। अनीका ने रिया को आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जब अनीका ने सबके सामने स्कूल में यह कहा था कि वह सिमरन मेहरा से भी अच्छी डांसर को जानती हैं, तब रिया को यही लगा था कि वह श्रेया मौसी को दिल्ली बुलाएंगे। मगर अपने मम्मा के मुंह से श्रेया मौसी के लिए ना सुनकर रिया हैरान हो गई थी। अगर वह श्रेया मौसी को नहीं बुलाना चाहती थी तो फिर इतनी बड़ी चैलेंज करके उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया था? कंफ्यूज्ड रिया के चेहरे को देखकर अनीका ने उसके गाल दबाते हुए कहा, श्रेया मौसी खुद ही अगले हफ्ते दिल्ली आ रही हैं इंटरनेशनल हिप हॉप डांसिंग स्टार जज करने। अनीका के मुंह से यह सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर जोर से कहा, ये मम्मा यू आर द बेस्ट एंड श्रेया मौसी यू आर द बेस्ट टू। अनीका और रिया की बात अभी खत्म ही हुई थी कि कार मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। बाहर गार्डन में श्वेता अंजलि मामी के साथ कुछ बात कर रही थी। जैसे ही अनीका गाड़ी से उतरकर गार्डन की ओर रिया के साथ आई, रिया ने श्वेता को देखकर जोर से आवाज लगाई, मासी आज मेरी स्कूल का पहला दिन था। श्वेता ने रिया को प्यार करते हुए पूछा, कैसा रहा नन्ही गुड़िया का पहला दिन? रिया ने अनीका की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, आज का दिन कोई खास नहीं था, वही बोरिंग सा जैसे हर स्कूल में होता है। आज कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे यह कहा जा सके कि मज़ा आ गया। अंजलि और श्वेता को भी हंसी आ गई। श्वेता ने बड़ी एक्साइटमेंट से अनीका से कहा, दीदी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम भी सुनोगी तो पागल हो जाओगी। तुमने जो फार्मूला दी थी मुझे अमृत टैबलेट्स बनाने के लिए, वो फार्मूला बिल्कुल फुल प्रूफ है। हम जल्द से जल्द टैबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। नई फार्मूला के ज़रिए मिनिमम वेज मैक्सिमम आउटपुट मिल सकेगा और टैबलेट की सेल्फ लाइफ पहले की टैबलेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी। तुमने तो वह कर दिया है जो शायद आयुर्वेद की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला देगा। श्वेता ने अनीका के दोनों कंधे पकड़कर उसे घुमा दिया। पास बैठी अंजलि मामी ने अनीका और श्वेता को रोकते हुए कहा, अरे संभल कर,
गिर जाओगी दोनों। और हाँ, काम की बातें तो चलती ही रहेंगी, बड़ी बड़ी बातों में उलझकर छोटी छोटी बातें भूल मत जाना। जैसे ही अपनी मम्मी को यह कहते हुए श्वेता ने सुना, उसने अनीका का एक हाथ पकड़कर उससे पूछा, दीदी क्या तुम मुझे आज कंपनी दोगी? अनीका ने अंजलि मामी की ओर देखा और श्वेता से पूछा, हाँ बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? श्वेता ने अपनी मम्मी की ओर देखा और फिर कुछ सोचकर अनीका से कहा, दीदी दरअसल मेरी एक डांसिंग ट्यूटर है। मैं सोच रही थी कि अगर वह कोई अच्छे से गाने पर हम दोनों के लिए एक डांस कोरियोग्राफर कर दे तो आने वाली डांस पार्टी में हम दोनों वह डांस सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अनीका आज बहुत थक चुकी थी, उसे डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही उसका कोई मूड था। दरअसल अनीका जब भी काम नहीं करती थी वह यह चाहती थी कि वह सो जाए। अनीका की नींद पूरी ना होने पर उसकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता था। यही वजह थी कि उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी कंटिन्यू नहीं की थी। और अगर अनीका को अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ करना ही होता तो वह या तो अपने पेशेंट्स की देखभाल करती या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती या फिर रिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। किसी और चीज़ के लिए टाइम निकालना उसे टाइम की बर्बादी लगती थी। अनीका ने श्वेता को बहुत समझाया कि वह डांस नहीं करना चाहती थी, मगर श्वेता ने किसी तरह अनीका को कन्विंस कर लिया अपने साथ आने के लिए। दोनों कार में बैठकर बंगले से बाहर निकल गई। अंजलि मामी रिया को लेकर बंगले के अंदर चली गई। कार में बैठकर श्वेता ने अनीका से पूछा, दीदी एक बात बताओ, क्या तुम डांस करना जानती हो? बोलो ना। अनीका ने मुस्कुराते हुए श्वेता की बात का जवाब दिया और कहा, हाँ थोड़े बहुत हाथ हिला लेती हूँ, तुम उसे डांस भी कह सकती हो। यह बात सुनकर दोनों हंसने लगे। मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी ने रिया को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद रिया ने बहाना बनाते हुए अंजलि मामी से कहा, आज पहले ही दिन स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दे दिया है मुझे। आई थिंक मुझे अब बेडरूम में जाकर 3-4 घंटे होमवर्क करना पड़ेगा। अंजलि मामी रिया की यह बात सुनकर रिया पर प्राउड फील करने लगी थी, मगर रिया के शैतानी दिमाग में यह प्लानिंग चल रही थी कि 4 घंटे तक वह अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके अपने गेमिंग टैबलेट पर अपनी फेवरेट गेम खेलेगी और मामी को लगेगा कि रिया होमवर्क कर रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। मामी को किस करके रिया ऊपर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम में रिया ने जैसे ही अपना गेमिंग टैबलेट ऑन किया, उसने देखा कि उसके फ़ैन नानू ऑलरेडी उसके लॉगिन करने का इंतज़ार कर रहे थे। रिया अपने फ़ैन को इस तरह देखकर सरप्राइज हो गई। रिया ने देखा कि अब उसके नंबर 1 फ़ैन का ऑफिशियल आईडी अब एनोनिमस नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना नाम बदलकर फ़ैन नानू ही रख दिया था। यह देखकर रिया इतनी खुश हो गई कि उसने अपने फ़ैन नानू को प्यार वाली इमोजी सेंड कर दी। तभी अचानक रिया की स्क्रीन पर बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस फ्लैश होने लगे। उसके फ़ैन नानू ने उसे अब तक कई सारे मैसेजेस लिख दिए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वेटिंग फॉर यू, व्हेन विल यू लॉग इन। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके फ़ैन नानू ने रिया के लिए काफ़ी सारे टोकन भी रखे थे और रिया का टोकन बैलेंस अब इतना था ही। दुनिया भर के गेमिंग एक्सपर्ट रिया से जेलस फील करके उसे ट्रोल करने लगे थे। किसी ने लिखा था, ये कोई चीटर है, कोई बच्ची इस तरह खेल ही नहीं सकती। तो किसी ने लिखा था, वॉइस चेंजर से अपनी आवाज़ बच्चे की तरह निकाल कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम हम गेमर्स की दुनिया पर एक दाग हो। फ़ैन नानू रिया के स्पोर्ट में कमेंट करते हुए लिख रहे थे, अगर तुम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते तो उसे नीचा दिखाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, एक छोटी बच्ची है यह। ऐसा कहते हुए फ़ैन नानू ने रिया के स्पोर्ट में और टोकन भेज दिए। तभी किसी ट्रोलर ने यह लिख दिया, माय गॉड, कौन है यह बंदा जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई एक गेम को सपोर्ट करने के लिए खर्च कर रहा है? भाई तुमने अब तक जितने टोकन इस लिटिल एंजल को सपोर्ट के लिए दिए हैं, उतने में कई लोग अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं। यह सारी बातें सुनकर रिया को अपने फ़ैन नानू के लिए बहुत बुरा फील होने लगा था। रिया ने नानू को कमेंट करते हुए लिखा, स्टॉप सपोर्टिंग मी माय फ़ैन नानू, आई विल मेक यू प्राउड बाय माय गेमिंग एबिलिटी। देख लेना,
यह सारे लोग जो इस वक्त मुझे ट्रोल कर रहे हैं वह मिलकर भी मुझे गेम में नहीं हरा पाएंगे। तभी किसी ट्रोलर ने रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हराने की बात तो तुम मत ही करना, यू आर चीटर। अगर तुम सचमुच कोई बच्चे हो तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं आते? मुझे पता है कि तुम एक प्रोफेशनल गेमर हो जिसकी उम्र कम से कम 25 से 30 साल की है, और यह नानू और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही कोई इन्वेस्टर है जो लोगों को उकसा रहा है कि तुम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, और फिर एक दिन तुम दोनों अचानक ही गेमिंग की दुनिया से गायब हो जाओगे। फैन नानू ने इस ट्रोलर को कमेंट करते हुए लिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम उस बच्ची पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो पूरी दुनिया के सामने। ट्रोलर ने फैन नानू की कमेंट पर अपना रिप्लाई लिखा, अगर ऐसा नहीं है तो कहो तुम्हारी स्वीट लिटिल एंजल से अपना कैमरा ऑन करे और चेहरा दिखाए। अगर वह सच्ची होती तो अपना कैमरा बंद नहीं रखती। ट्रोलर की इस कमेंट पर रिया ने अपनी माइक पर सबसे कहा, किसने कहा कि मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहती? अगर तुम सच बोल रही हो तो कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? क्या लिटिल एंजल कभी अपना कैमरा ऑन करेगी? मुझे लगता है इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपना चेहरा दिखाए। मुझे तो यह भी लगता है कि शायद यह जो कोई भी है जो स्वीट एंजल के नाम से अपनी आवाज़ बदल कर हम सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, वह इतना बदसूरत है कि कैमरा ऑन करने में उसे डर लग रहा है। अचानक ही रिया की स्क्रीन पर तरह तरह के कमेंट फ्लैश होने लगे। जो लोग लिटिल एंजल को फेक अकाउंट आईडी मान रहे थे वह अब रिया की असलियत जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रिया को ट्रोल करने वाले ही थे, काफ़ी लोग रिया के सपोर्ट में भी अपनी आर्गुमेंट्स सामने रख रहे थे। रिया के किसी सपोर्टर ने कहा, अरे भाई, अगर तुम्हें इस बच्ची पर विश्वास नहीं है तो यह प्लेटफॉर्म छोड़ क्यों नहीं देते? और कई सारी गेम्स हैं और कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें जाकर ज्वाइन कर लो। तब किसी ने कहा, बस क्योंकि तुम किसी बच्ची को हरा नहीं पा रहे हो, एक बच्चे के आईक्यू को मैच नहीं कर पा रहे हो, इसलिए एक बच्चे को डिग्रेड करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। किसी ने कहा, अरे इतनी प्यारी आवाज़ क्या कोई मशीन निकाल सकता है? इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी खूबसूरत बच्ची की ही हो सकती है। आई लव लिटिल एंजल, आई लव यू स्वीटी, आई लव योर वॉइस। कह कर रिया के सपोर्टर उसके लिए हज़ारों टोकन फिर से फंड करने लगे, और रिया के फ़ैन यानी कि उसके नानू ने 10,000 टोकन फिर से रिया के अकाउंट में डिपॉजिट किए। यह देखते ही एक रिया के हेटर ने फिर से ट्रोल करते हुए लिखा, किस तरह ऐसे लोग दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे लोगों को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर से हटा देना चाहिए, वरना लोगों का गेमिंग की दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। अगर यहाँ भी लिटिल एंजल जैसे चोर आने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब कानून की नज़र हमारे इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ेगी और इसे बंद करवा देगी। तभी रिया के फैन नानू ने कमेंट की, अरे भाई, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो वाई आर यू हियर? किसी ने तुम्हारे गले पर चाकू रख कर तुमसे कहा नहीं है कि यहाँ पर रहो? छोड़कर चले जाओ इस पेज को। लिटिल एंजल एक हीरो है और हम सब उसे चाहते हैं। अगर तुम नफरत करते हो तो चले जाओ यहाँ से। तभी रिया के एक सपोर्टर ने फैन नानू की कमेंट पर लिखते हुए कहा, मगर एक बार तो मैं भी जानना चाहूँगा, अगर हमारी लिटिल एंजल कोई फ्रॉड नहीं है तो अपने आप को छुपा क्यों रही है? जब रिया ने देखा कि उसके लॉयल फ्रेंड्स भी अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उसने बहुत धीमी मगर कॉन्फिडेंट आवाज़ में माइक के पास आकर कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यह सुनते ही रिया के विरोधियों ने कमेंट करना शुरू कर दिए, कहा था ना यही होगा, अब जाकर सच बोली हो, अब तक झूठ बोलकर बहुत बेवकूफ़ बना लिया लोगों को। इस तरह की थोड़ी कमेंट्स जब आने लगी तब रिया फिर से अपने माइक के पास जाकर बोली, आई एम ऑलरेडी 6 ईयर्स ओल्ड, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। यह बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। रिया की यह कमेंट सुनते ही अचानक पेज से जुड़े सारे लोग शांत हो गए। रिया के एक सपोर्टर ने कमेंट करते हुए कहा, बच्चे अब बहुत हो गया, अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है,
वैसे भी बच्चा बनने का नाटक करना कोई गुनाह नहीं है। आखिर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब अगर तुम ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देना चाहोगी तो लोगों को लगेगा कि तुम फिर कोई नया नाटक कर रही हो, इसलिए अब इस बात को यही रहने दो। फिर से एक ट्रोलर ने अपनी कमेंट में लिखते हुए कहा, अब ज़्यादा इनोसेंट बनना छोड़ दो। बहुत खूब, मैं 6 साल की हूँ और कोई बच्ची नहीं रही, यह कहकर लोगों को फिर से फंसा रही हो। तुम कम से कम 40 से 50 साल की हो जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। मुझे बताओ, कोई 6 साल की बच्ची क्या इतना अच्छा पढ़ सकती है? क्या इतने अच्छे जवाब दे सकती है? अरे इस लड़की की टाइपिंग स्पीड देखो, किसी 30 साल के इंसान में भी इतनी स्पीड हैंड रिफ्लेक्सेस नहीं होते। मुझे तो लगता है यह कोई 25-26 साल की डरावनी दिखने वाली एक कौन वुमन है जो ऑनलाइन लोगों को फंसाने का काम करती है। तभी किसी ने यह भी लिखा, अभी थोड़ी देर पहले इस लिटिल एंजल ने कहा था कि मैं अपना कैमरा ऑन करने वाली हूँ। क्या हुआ उस बात का? मुझे लगता है जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार यह बातें की जा रही हैं ताकि उसके सपोर्टर्स बढ़ते जाएं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते जाएं। मगर मुझे यकीन है कि कैमरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर कैमरा ऑन हो गया तो इन चोरों का रैकेट हम सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। रिया ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी भी लोगों के इतने सारे एलिगेशंस का सामना नहीं किया था। रिया ने अपने डेस्क पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओके मैं अभी कैमरा ऑन करती हूँ, वेट अ मिनट। जैसे ही रिया ने यह कहा, गेमिंग पेज पर लोगों ने थम्स अप दिखाती हुई काफ़ी इमोजीज भेजी। वहाँ मारवा इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस के टॉप फ्लोर पर रोहित मारवा अपने दिन के काम से अभी अभी फ्री हुआ था। उसने सामने बैठे आर्यन को देखा। आर्यन पढ़ाई करते करते हमेशा की तरह सो गया था। रोहित आर्यन के पास गया और आर्यन की किताब बंद करके एक साइड में रख दी। जैसे ही रोहित ने आर्यन के चेहरे को ध्यान से देखा, पता नहीं क्यों मगर अचानक ही रोहित को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनी हुई उस बच्चे की आवाज़ याद आई। लिटिल एंजल की याद आते ही रोहित ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसके गेमिंग एप्लीकेशन की साइट पर लॉग ऑन किया। साइट खुलते ही रोहित ने लिटिल एंजल की आईडी सर्च की। आईडी के सामने आते ही जब रोहित ने लिटिल एंजल की रिसेंट एक्टिविटी पर टैप किया तो अचानक उसकी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस फ्लैश होने लगे। किसी ने लिखा था, ओह माय गॉड, शी इज़ रियली ए किड। यह तो सचमुच एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी गुड़िया, सो क्यूट। लिटिल एंजल सचमुच 6 साल की बच्ची है। किसी ने लिखा था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा खेल कैसे रही थी। अरे भाई, मुझे जोर का झटका लगा है, कोई मेरी मदद करो। तो किसी ने लिखा था, लगता है यह लिटिल एंजल भगवान का कोई करिश्मा ही है, जो भगवान ने इसी के अंदर सब कुछ डाल दिया है। गुड लुकिंग चेहरा, तेज दिमाग, बात करने की सेंस और बड़ों को रिस्पेक्ट देने की काबिलियत। सी इज जस्ट टू एडोरेबल। जब रोहित ने पेज को गौर से देखा तो अब वहाँ पर गेम का कोई इंटरफेस नहीं था, मगर जहाँ पर चैट चल रही थी उसके टॉप कॉर्नर में एक छोटी सी विंडो थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची नज़र आ रही थी। बच्ची लगभग 6-7 साल की लग रही थी। छोटी सी विंडो में यह देखकर कहना मुश्किल था कि बच्ची ने विग पहनी थी या उसकी रियल बाल थे। उस छोटी बच्ची ने अपने चेहरे पर एक सफ़ेद मास्क लगा कर रखा था। बच्ची को देखकर वह सचमुच किसी परी जैसी लग रही थी। रिया ने हाथ में एक छोटी सी स्टिक भी पकड़ी थी। अपने ट्रोलर्स को वार्निंग देते हुए रिया ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, अब देख लिया मैं कौन हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोलती, आई नेवर लाई। अब जिन जिन ने मेरे फ्रेंड नानू का और मेरे स्पोर्टर्स का डिसरिस्पेक्ट किया है वह सब मेरे लॉयल फ्रेंड से और मुझसे माफ़ी मांगे। तभी फिर से स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच 6 साल की है। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस शब्द से भरोसा ही उठ गया है। किसी ने लिखा, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी बिग बॉस। रिया के जितने भी ट्रोलर्स थे वो या तो गायब हो गए थे या तो अब उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही थी। सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी किसी ने पूछा, मगर तुमने यह मास्क क्यों पहना है? क्या हम सब जो तुम्हारे लॉयल फैंस हैं
उनका तुम पर इतना भी हक नहीं कि मास्क के पीछे का तुम्हारा प्यारा चेहरा देख सके। किसी ने लिखा, स्वीट एंजल, क्या तुम एक बार अपना मास्क हटाकर अपनी प्यारी सूरत हमें दिखा सकती हो? रिया ने सबको अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी माई फ्रेंड्स एंड माई स्पोर्टर्स, मैं यह मास्क नहीं निकाल सकती। मुझे डर है कहीं मेरे डैड मुझे देख ना ले। रिया की इस बात पर किसी ने कहा, मगर तुम डर क्यों रही हो? गेमिंग प्लेटफॉर्म से तुम इतने पैसे बना रही हो, मुझे लगता है इतने पैसे लेकर तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व होगा, वह तुम्हें नहीं डांटेंगे। किसी ने कहा, बिल्कुल ठीक, अगर मेरी इतनी प्यारी बेटी होती तो मैं उसे यह करने के लिए कभी नहीं डांटता। तभी रिया ने अपने फ्रेंड का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मेरे डैडी मुझे डांटेंगे नहीं, मगर मुझे अपनी मम्मा से दूर ले जाएंगे और फिर शायद मैं अपनी मम्मा को कभी वापस ना देख सकूं। रिया के टॉप फैन यानी उसके फैन नानू ने रिया की इस बात पर लिखा, तब तो तुम्हारे पापा एक बहुत ही जिद्दी और सरफिरे इंसान लगते हैं। रिया की बाकी के सपोर्टर्स ने फैन नानू की इस कमेंट के साथ एग्री किया। किसी ने पूछा, क्यों, तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों ले जाएंगे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं? क्या तुम्हारे पापा को यह लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखती? किसी ने लिखा, माय गॉड, इस दुनिया में ऐसे फादर्स भी हैं। ऐसा इगोइस्टिक बाप तुम जैसी बच्ची डिजर्व नहीं करता। तभी किसी ने लिखा, देखो, मैं यह बात मानता हूँ कि बच्चों को सारा दिन गेम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अभी अभी मैंने लिटिल एंजल के रिकॉर्ड चेक किए हैं, बहुत कम टाइम गेम में लॉग ऑन करती हैं, मेरे ख्याल में 2 घंटा पर डे। आई एम श्योर बच्चों को 2-3 घंटे का खेल तो मिलना ही चाहिए। लिटिल एंजल की माँ ने उसकी परवरिश सही की है। आई हेट यू डैड। रिया ने इशारे से कैमरा के सामने सबको ऐसा लिखने से मना किया और माइक के पास आकर कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे डैड को तो पता ही नहीं है कि मेरी मम्मा ने मुझे जन्म दिया है, तो अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो मुझे मम्मा के पास से ले जाएंगे। इस बात से हैरान होकर किसी लड़की ने कमेंट की, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला है? तुम्हारी मम्मा तो कोई हीरो से कम नहीं लगती। जैसे ही रोहित ने यह कमेंट पढ़ी, उसे अचानक आर्यन की याद आई। साथ ही रोहित को आर्यन की माँ पर भी गुस्सा आया कि एक तरफ इस लिटिल एंजल की माँ थी जो इतनी महान थी, और एक तरफ आर्यन की माँ जो माँ कहलाने के लायक भी नहीं थी। आर्यन की माँ की याद आते ही रोहित की आंखों में खून सवार हो गया था, उसकी आंखें लाल हो गई। रिया कुछ कहने वाली थी, तभी उसने अपनी स्क्रीन पर देखा कि रिया को फिर से 10,000 का स्पोर्ट अपने किसी फ्रेंड से मिला था। रोहित का गुस्सा आर्यन की माँ के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अनजाने में अपने हाथ में आर्यन की जो किताब पकड़ी हुई थी वह रोहित के हाथ से छूट गई और पास पड़े आर्यन की राइटिंग टेबल पर पड़ी। किताब की आवाज़ आते ही आर्यन जाग गया। रोहित को इस तरह उसके सामने खड़ा देखकर आर्यन घबरा गया। आर्यन को लगा कि क्योंकि वह पढ़ते पढ़ते सो गया था, रोहित उससे नाराज हुआ होगा। आर्यन ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को प्लीड करते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, मेरी आंख लग गई थी। आर्यन की आंखों में अपने लिए इस तरह डर देखकर रोहित को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक तरफ उसे रिया के डैड पर गुस्सा आ रहा था और आर्यन की माँ के बारे में सोचते ही रोहित के सर पर खून सवार हो जाता था। लेकिन जब उसी रोहित को इस बात का पता चला कि उसका अपना बेटा उससे इतना डरता है, तब अचानक ही रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। उसने आर्यन के बगल में बैठकर आर्यन से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, ताकि बड़े होकर तुम अपने पैरों पर खड़े रह सको। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम्हें मुझसे या किसी से भी डर कर जीना है। कहीं ना कहीं रोहित यह भी चाहता था कि आर्यन भी रिया की तरह एक नीडर बच्चा बने, जो बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी जानता हो और साथ ही किसी गलत बात का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता हो। आर्यन की किताबें साइड में रखते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, तुम्हें कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, इसका फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी मंजिल भी तुम ही तय करोगे और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी तुम्हें ही चुनना होगा।
आज से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें होमवर्क करना है या पढ़ाई करनी है, बल्कि तुम खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाओगे कि तुम्हें कब और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। यह कहते हुए रोहित आर्यन के बगल से उठकर फिर से अपने डेस्क की ओर चला गया। रोहित ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिटिल एंजल की विंडो एनलार्ज करने की कोशिश की। उसने देखा कि बच्चे के चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था। रोहित ने बच्चे को 10,000 टोकन का स्पोर्ट भेजते हुए कहा, बेटा तुम्हें अपने पापा से डरना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम जैसी गुड़िया डिजर्व ही नहीं करते। जैसे ही रिया ने रोहित मारवा के अकाउंट से यह कमेंट आते हुए देखी, रिया ने बिना सोचे माइक पर कह दिया, पापा आप अपने बारे में ऐसा लिख कैसे सकते हो। जैसे ही रिया ने माइक पर यह कहा कि रिया को अपनी गलती रियलाइज हुई और हड़बड़ाहट में उसने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस खोते ही रिया के मुंह से मास्क नीचे गिर गया। रिया को गिरते हुए देखकर रोहित को भी एक झटका लग गया। उसने अपनी जगह से उठकर रिया को संभालने की कोशिश की। रोहित को रियलाइज हुआ कि रिया स्क्रीन के उस तरफ थी और वह चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। जैसे ही रोहित ने रिया का चेहरा देखने के लिए लिटिल एंजल की विंडो पर क्लिक किया तो बहुत सारे टोकन की बारिश स्क्रीन पर होने लगी। टोकन के विजुअल इफेक्ट्स के बीच में रिया का चेहरा छुप गया था। रोहित ने जल्द ही अपनी सेटिंग्स में जाकर विजुअल इफेक्ट्स ऑफ वर्चुअल गिफ्ट को टर्न ऑफ किया। जब तक रोहित विजुअल इफेक्ट ऑफ कर पाता, लिटिल एंजल ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। जब रोहित ने देखा लिटिल एंजल की विंडो पर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था तो रोहित बहुत निराश हो गया। रोहित बार बार विंडो पर क्लिक करता रहा, मगर कुछ ही देर में उसे पता चल चुका था कि लिटिल एंजल का चेहरा देखने का मौका उसने गंवा दिया था। रोहित को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर जिस बच्ची की उसने 1 या 2 बार आवाज़ सुनी थी, उस बच्ची का चेहरा देखने के लिए रोहित इतना क्यों क्यूरियस हो रहा था। रोहित ने अपना मोबाइल फ़ोन अपने डेस्क पर रखा और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख कर बैठ गया। तभी मोबाइल के स्पीकर से उस नन्ही बच्ची की क्यूट सी आवाज़ रोहित को सुनाई दी, थैंक यू फॉर द टोकन्स फैन नानू। यह कहकर रिया ने फैन नानू को फ्लाइंग किस दी। यह सुनकर कहीं ना कहीं रोहित को जलन हो रही थी। रोहित ने सोचा कि उसने भी रिया को काफ़ी टोकन स्पोर्ट में दिए थे, फिर आखिर उसे क्यों फ्लाइंग किस नहीं मिले। रोहित ने झट से अपना फ़ोन उठाया और 20,000 टोकन लिटिल एंजल स्पोर्ट के लिए भेज दिए। कुछ ही सेकंड में जब सामने से रिया की नन्ही आवाज़ फिर से सुनाई दी, वाओ फैन डैडी यू आर सो अमेजिंग। फैन नानू के साथ मिनी बैटल में रोहित ने अपनी पहली जीत लिखवा दी थी। उसके बाद 2 घंटे तक रिया गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम खेल रही थी। रिया की सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे थे, जो देखकर रिया को भी प्राउड फील हो रहा था। जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए, रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म कर दी और डिनर के लिए रेडी होने लगी। जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म हुई, रिया ने लॉग आउट करने से पहले अपनी स्क्रीन पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग फ़ैन को देखा। आज उसके फ़ैन नानू ने 80,000 टोकन का सपोर्ट रिया को भेजा था, जो कि फर्स्ट रैंक पर थे, और दूसरी रैंक पर उसके डैडी रोहित मारवा, जिन्होंने 16,000 टोकन का सपोर्ट भेजा था। रिया को यह देखकर बड़ा झटका लग रहा था, क्योंकि आज तक उसके पापा ने उसे कोई पॉकेट मनी दी नहीं थी। इसलिए रिया को इस बात का सेटिस्फिकेशन मिल रहा था कि अब एक साथ उसने अपने पापा से अपनी सारी पॉकेट मनी वसूल कर ली थी, वह भी विद इंटरेस्ट। मगर साथ ही रिया को अपने फ़ैन नानू पर भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि बिना जाने वो रिया को इतना सपोर्ट कर रहे थे। रिया ने उसके फ़ैन नानू की विंडो ओपन करके उनके प्राइवेट चैट में जाकर उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजा। गुलेरिया हाउस में एक दिन पहले होश में आते ही करण गुलेरिया ने पास्ता बनवाने कहा था, मगर पास्ता की 2 चम्मच खाते ही करण ने फिर से खाना बंद कर दिया था। करण गुलेरिया अभी बेड पर लेटे हुए थे। उनके बगल में एक टैबलेट था, जिससे वह रिया की गिविंग एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते थे। जैसे ही लिटिल एंजल ने अपना लाइव स्ट्रीम खत्म किया, करण गुलेरिया की आंखों की चमक फिर से गायब हो गई।
वह फिर से बीमार लगने लगे थे और उन्हें इस बात का इंतज़ार था कि कब लिटिल एंजल फिर से ऑनलाइन दिखाई देगी। आज करण गुलेरिया स्पेशली इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने लिटिल एंजल का चेहरा देखा था। जब रिया के मुंह से मास्क गिरा था तो कुछ देर के लिए ही सही करण गुलेरिया ने रिया का चेहरा ज़रूर देखा था। जब वो रिया को याद कर रहे थे, उन्हें अचानक ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने पहले कहीं उसे देखा था। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कब वह इस बच्चे को मिले थे, मगर उन्हें इतना यकीन था कि वह इस चेहरे को ज़रूर जानते थे। रिया को याद करते ही करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन ही मन उन्होंने यह भी सोचा, शायद लिटिल एंजल इतनी क्यूट बच्ची थी कि करण गुलेरिया को एक बारबी डॉल में और लिटिल एंजल में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। जैसे ही मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया ने टैबलेट अपने बगल में रखा, उन्होंने एक मैसेज नोटिफिकेशन सुना। करण ने फिर से टैबलेट उठाई। बगल की टेबल से अपने रीडिंग ग्लासेस फिर से पहनकर उन्होंने जब अपना टैबलेट अनलॉक किया तो वह देखकर बहुत खुश हो गए कि उन्हें लिटिल एंजल ने एक प्राइवेट मैसेज भेजा था। करण गुलेरिया ने जब मैसेज प्ले किया तो उन्हें रिया का रिकॉर्डेड वॉइस नोट सुनाई दिया। रिया ने उनसे कहा था, हाय नानू, क्या आप मेरे साथ गेम खेलना चाहेंगे? आप डरिए मत, मैं आपको गेम खेलना सिखाऊंगी। करण गुलेरिया को बेशक गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वह इस छोटी बच्ची के साथ इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं खोना चाहते थे। इसलिए बिना सोचे समझे जल्दी से करण गुलेरिया ने अपनी दबी कमज़ोर आवाज़ में रिया को वॉइस नोट भेजते हुए पूछा, हाउ विल यू टीच मी? कुछ देर बाद फिर से रिया का वॉइस नोट करण गुलेरिया के अकाउंट में फ्लैश हुआ। करण गुलेरिया ने मैसेज प्ले ऑप्शन पर टाइप किया। रिया ने कहा था, पहले हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे। मैं आपकी सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। फिर नानू, जब हम सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे, तब मैं आपको मेरी फ्रेंड लिस्ट में से अपनी किसी भी गेम में ऐड कर सकूंगी। क्या आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है? करण गुलेरिया ने धीमी आवाज़ में फिर से रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ मेरे पास है। रिया ने करण गुलेरिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक शेयर की। वैसे तो करण गुलेरिया सालों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं थे, बस स्वाति मल्होत्रा ने जब बहुत जिद की थी तब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोला था। उसके बाद आज तक करण गुलेरिया ने कभी सोशल अकाउंट लॉगिन नहीं किया था। सालों बाद जब रिया के भेजे हुए लिंक से वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉगिन हुए तो यह देखकर हैरान हो गए कि सोशल मीडिया अकाउंट पर लिटिल एंजल का असली नाम रिया गुलेरिया था। करण गुलेरिया ने जैसे ही रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, रिया ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद रिया ने करण गुलेरिया को अपनी काफ़ी पिक्चर्स भेजी। करण गुलेरिया के लिए सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। करण गुलेरिया ने रिया को मैसेज किया कि मैं इस अकाउंट पर आ तो गया हूँ, पर मुझे करना क्या होगा? इस बात पर फिर से रिया ने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहा, फैन नानू, आज से तुम मेरी ट्रेनिंग के अंदर हो। आपको यह याद रखना है कि आपको अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर हर रोज़ लॉगिन करना है और मुझे मैसेजेस भेजने हैं। हमें एक स्ट्रीक मेंटेन करनी होगी हमारी फ्रेंडशिप की। करण गुलेरिया, स्ट्रीक कभी टूटनी नहीं चाहिए। स्ट्रीक शब्द सुनकर करण कंफ्यूज हो गए। तभी रिया ने और एक मैसेज भेजा, वी मस्ट नॉट लेट स्ट्रीक एक्सटिंग्विश। हमें इस स्टोरी को बरकरार रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए। हर रोज़, हर महीने, चाहे जितने भी साल हमारी फ्रेंडशिप की स्ट्रीक कभी टूटने नहीं चाहिए, यह याद रखना। करण गुलेरिया यह सब सुनकर बिल्कुल शांत हो गए। वह मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि आजकल के बच्चे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। मगर रिया की एक्साइटमेंट को कम ना होने देते हुए करण गुलेरिया ने रिया के मैसेजेस का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा कि मैं ये स्ट्रीक हमेशा मेंटेन करूँ। जैसे ही करण गुलेरिया ने रिया को यह वॉइस नोट भेजा, करण गुलेरिया की केयर टेकर उनकी रूम में आई और पूछा, सर आपके खाने का टाइम हो गया है, क्या मैं आपके लिए सूप ले आऊं? करण गुलेरिया ने यह सुनकर मुंह बनाया। उनको खाना खाने की कोई इच्छा नहीं थी,
मगर तभी अचानक उन्हें रिया को दिया हुआ प्रॉमिस याद आया। उन्हें रिया के साथ बनी हुई स्ट्रीक मेंटेन करनी थी और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है और रिया के साथ स्ट्रीक टूट जाती है तो उस बच्ची का दिल टूट जाएगा। यह सोचते हुए कि स्ट्रीक को मेंटेन करने के लिए उनका जिंदा रहना ज़रूरी है, करण गुलेरिया ने अपनी केयरटेकर से कहा, ठीक है, ले आओ। इधर अनीका और श्वेता की बताई हुई जगह पर पहुंचे। वह एक बहुत बड़ा डांसिंग स्टूडियो था। डांसिंग स्टूडियो चारों ओर बड़े बड़े मिरर लगाए गए थे। फिर जैसे ही श्वेता अंदर एंटर हुई, एक 22-23 साल का लड़का मुस्कुराते हुए श्वेता के पास आया। श्वेता ने उस लड़के को हग करते हुए हेलो कहा और अनीका के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। श्वेता बोली, सी इज़ माई सिस्टर अनीका, और अनीका, यह मेरा बॉयफ्रेंड है राहुल। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही अनीका ने आईब्रो ऊपर करके श्वेता को एक लुक दी और फिर राहुल से हेलो कहा। डांसिंग हॉल के एक तरफ जब अनीका, श्वेता और राहुल बातें कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से कुछ लोगों की आवाज़ आई, योगिता, तुम्हारी फैमिली तो कमाल की है। मैं यह सोच भी नहीं सकती कि श्रेया अय्यर तुम्हारे घर आने वाली है। ये न्यूज़ जैसे ही लोगों ने सुनी कि श्रेया योगिता के घर आने वाली है, लोग बीच में खड़ी योगिता को घेर कर खड़े रह गए और योगिता से पूछने लगे, योगिता, सचमुच श्रेया अय्यर तुम्हें डांस सिखाने वाली है? यह तुमने कैसे किया? उन्होंने तो बड़े बड़े इंटरनेशनल डांस शो में भी जाने से मना कर दिया। आखिर तुमने और तुम्हारी फैमिली ने श्रेया अय्यर को मनाया कैसे? तभी किसी ने कहा, भाई, रायचंद परिवार की तो बात ही कुछ और है। बीच में खड़ी योगिता रायचंद सबकी बातें सुनकर इतरा रही थी और बड़े ही एटीट्यूड से लोगों से बातें करने लगी। योगिता ने कहा, देखो श्रेया यहाँ एक इंटरनेशनल इवेंट जज करने आने वाली हैं। अब जैसे ही इस बात का मेरी मॉम को पता चला, उसने श्रेया को कह दिया कि वह आकर मुझे डांस सिखाए। आफ्टर ऑल माई मॉम नोज माई पैशन फॉर डांसिंग, किसी ने कहा, एंड योर पैशन फॉर स्टाइलिंग। आज क्या गजब की खूबसूरत लग रही हो तुम। योगिता ने फ्लाइंग किस देते हुए कहा, थैंक यू। पास खड़े राहुल ने श्वेता से कहा, यह योगिता तो तुम्हारी कजिन है ना? क्या सचमुच उसे डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर आने वाली हैं? राहुल के मुंह से यह बात सुनकर श्वेता के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अनीका ने श्वेता के चेहरे पर यह एक्सप्रेशन देखकर उससे पूछा, श्वेता, यह राहुल क्या कह रहा है? यह जो लड़की वहां खड़ी है योगिता, वह तुम्हारी कजिन है? अनीका की बातों का जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, हाँ योगिता मेरे मामा की बेटी है। श्रेया अय्यर दिल्ली आकर डांस सेशंस लेने वाली है। ये सुनकर राहुल एक्साइटेड हो गया था। वो अचानक दौड़कर योगिता के पास खड़ी भीड़ में लोगों को धकेल कर सबसे आगे पहुंच गया और योगिता से पूछा, क्या हम भी तुम्हारे डांस सेशंस अटेंड कर सकते हैं? आखिर मैं तुम्हारी कज़न श्वेता का दोस्त हूँ। अनीका ने देखा कि योगिता जो लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी, उसने राहुल की बात सुनकर बड़े एटीट्यूड से अनसुना कर दी। देखने में योगिता किसी सोशल मीडिया स्टार जैसी लग रही थी, जिसकी टैलेंट सिर्फ इतनी थी कि उसकी किसी वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया था और वह रातों रात स्टार बन गई थी। पैसे और पॉपुलैरिटी का घमंड योगिता के चेहरे से साफ नजर आ रहा था। टाइट स्कर्ट, टाइट टॉप जो बैकलेस था और मैचिंग एसेसरीज पहनी योगिता सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लगने की कोशिश कर रही थी। भले ही दिखने में योगिता अंजलि मामी से काफ़ी मिलती जुलती थी, मगर योगिता की स्टाइल और एटीट्यूड से उसका एरोगेंस साफ नज़र आता था, जबकि अंजलि मामी को देखकर अपने आप मन से रिस्पेक्ट जागती थी। योगिता ने अपने हाथ हवा में उछालकर सबको इशारा करते हुए कहा, लिसन टू मी एवरीवन, मिस श्रेया अय्यर बड़े दिनों बाद दिल्ली आ रही हैं और हमने यह भी सुना है कि उनका स्केड्यूल टोटली पैक्ड है। हाँ, मेरे फैमिली के कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट हैं कि वह थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे ट्रेन करने आने वाली हैं। मगर अफसोस श्वेता, क्लास अटेंड करने ऑलरेडी बहुत लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को इस बार चांस नहीं दे सकती। श्रेया अय्यर से डांस सीखने का बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट वह नेक्स्ट टाइम कभी होगा यह कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम तो जानती हो, श्रेया अय्यर इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे मशहूर हिप हॉप स्टार है।
दोबारा उनसे डांस सीखने का मौका दिल्ली वालों को कब मिलेगा, यह तो शायद खुद श्रेया भी नहीं बता सकती। और फिर तुम तो जानती हो कि जस्ट बिकॉज यू आर माई कज़न मैं तुम्हें यह मौका दे दूँ तो यह बाकी दिल्ली वालों के लिए काफ़ी इनजस्टिस होगी। योगिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हॉल में खड़े तमाम लोग श्वेता की ओर देखने लगे। लोग जिस तरह से श्वेता को देख रहे थे, श्वेता का चेहरा काफ़ी उतर गया था। योगिता सबके सामने श्वेता को यह फील करवा रही थी जैसे श्वेता योगिता की खानदान के रहमो करम पर जी रही हो और बिना उनकी मर्जी के श्वेता कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन योगिता ने इतना कहकर श्वेता को जाने नहीं दिया था। अभी तो श्वेता की इंसल्ट करने में उसे मज़ा आने ही लगा था। योगिता कैट वॉक करती हुई हॉल के सेंटर में आई। उसके तमाम दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगे। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर योगिता ने अपने पांव क्रॉस कर दिए और अपना नाक ऊंचा करके श्वेता से कहने लगी, तुम अपनी मम्मा से कहकर अपॉइंटमेंट ले सकती हो। अगर तुम्हारी मॉम अपॉइंटमेंट लेती हैं तो तुम श्रेया की क्लासेस अटेंड कर सकती हो। पर क्या तुम्हारी मॉम की कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जो श्रेया तक पहुंच सकें? अगर ना हो तो तुम्हारी मॉम से कहो कि मेरी मम्मा की मदद मांगे। मेरी मम्मा काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों को जानती हैं। उनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होता है जो शायद तुम्हारे लिए श्रेया अय्यर की अपॉइंटमेंट दिलवा सके। मल्होत्रा फार्मेसी को जब से नुकसान झेलना पड़ रहा था तब से किशन मामा और अंजलि मामी की इज्जत ऊंचे खानदान में थोड़ी कम हो गई थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि अंजलि मामी के भाई भाभी में से किसी ने उन्हें अपने खोई शान वापस पाने में कोई मदद की थी। रायचंद परिवार ने कभी भी किशन मल्होत्रा और अंजलि मल्होत्रा को अपने नुकसान से बाहर निकालने में कोई मदद नहीं की थी। ना ही अपने फ्रेंड सर्कल में और ना ही अपने कनेक्शंस को यूज़ करके रायचंद परिवार ने मल्होत्रा फार्मेसी को कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। अभी भी योगिता सबके सामने यही प्रूफ करना चाहती थी कि मल्होत्रा खानदान की इज्जत ऊंचे खानदान में अब उतनी नहीं रही थी जितनी रायचंद परिवार की थी। श्वेता ने अपनी माँ की बात को ध्यान में रखकर और अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त करते हुए अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, नहीं रहने दो, वैसे भी मुझे डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। श्वेता की बात सुनते ही योगिता ने अपने होंठ धीरे से अपने दांत के नीचे दबाए और कहा, क्या सचमुच तुम्हें डांस में इंटरेस्ट नहीं है? यह कहते हुए योगिता ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके श्वेता के बॉयफ्रेंड राहुल की ओर देखा। फिर अपने बालों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसने राहुल से कहा, लड़की को डांस में इंटरेस्ट नहीं है, व्हाट ए शेम। इसके बाद उसने मुड़कर हॉल में खड़े बाकी लोगों को देखा। वो यह देखकर चौंक गई थी कि उसके आसपास खड़े लोग जो अब तक उससे फेवर मांग रहे थे कि वह उन्हें श्रेया के डांसिंग सेशंस में ले जाए, वह सब के सब श्वेता के साथ खड़ी हुई लड़की की ओर देखे जा रहे थे। जब पलटकर योगिता ने फिर से उस लड़की की ओर देखा तो वह उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई। लेगिंग्स और शॉर्ट कुर्ती में यह लड़की बिना मेकअप, बिना ज्वेलरी और बिना स्टाइलिंग के इतनी खूबसूरत लग रही थी। हॉल के सभी लड़के, जिसमें से ज़्यादातर लड़के शायद अनीका से कम उम्र के थे, वह सब के सब बस एक नज़र अनीका को घूर रहे थे। और लड़कियां यह सोच सोच कर हैरान थी कि भला बिना स्टाइलिंग के और बिना मेकअप के कोई लड़की इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग सकती थी। योगिता ने जैसे ही अनीका को देखा, योगिता का चेहरा जेलसी से भर गया। वह अपने एक हाथ से बाल घुमा रही थी और एक हाथ कमर पर रखकर कैट वॉक करती हुई राहुल और श्वेता के पास आई। योगिता की नज़रें अनीका से हट नहीं रही थी। योगिता ने नज़रें अनीका पर रखकर श्वेता से सवाल किया, कौन है यह श्वेता? क्या तुम आज यहाँ तुम्हारी आंटी के साथ आई हो? तभी पीछे से किसी ने कमेंट करते हुए कहा, आंटी? अरे क्या बात कर रही हो, मुझे तो लगा ही श्वेता की छोटी बहन है। अचानक कुछ लड़के पीछे से विसल करने लगे। लड़कों का यह रिएक्शन देखकर योगिता का चेहरा जेलसी और गुस्से से लाल हो गया था। योगिता को ऐसे अनकंफर्टेबल देखकर श्वेता ने बड़े ही आराम से योगिता से कहा, यह मेरी दीदी है, मेरे पापा की भांजी अनीका। अनीका का नाम सुनते ही अचानक योगिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीटी बजाते हुए योगिता ने कहा, ओह तो तुम हो वह लड़की अनीका, समझ गई। योगिता ने अनीका को ऊपर से नीचे तक देखा और अनीका के गोल घूमते हुए कहा,
मानना पड़ेगा श्वेता तुम्हारी दीदी को। इसकी फिगर देखकर यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यह एक बच्चे की माँ है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ लड़कियां अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकती और शादी से पहले कम उम्र में ऐसी गलतियां कर जाती हैं। यह बात सुनते ही सारे हॉल में खड़े लड़के और लड़कियां एकदम से शॉक हो गए। अनिका की ओर देखकर कोई यह नहीं बता सकता था कि वह एक बच्चे की माँ थी। जब योगिता ने देखा कि अब तक अनिका को घूर रहे लड़के अब एकदम से सरप्राइज हो गए थे, योगिता एक फेक ड्रामा करते हुए अनिका से कहने लगी, ओह सॉरी 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 बाय मिस्टेक, मैंने सच्चाई बता दी। वो क्या है ना, सच बोलने से पहले मैं कभी सोचती नहीं हूँ, सीधा जो मुंह में आता है वह कह देती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड राइट। लोगों के लिए बिना शादी की प्रेगनेंसी एक इमोरल बिहेवियर मानी जाती थी, लेकिन अगर कोई फैमिली उसे छुपा नहीं सकती थी तो उसकी पब्लिसिटी भी नहीं करना चाहती थी। मगर आज योगिता ने जानबूझकर यह बात सबके सामने अनाउंस की थी। हॉल के कोने में खड़ी एक लड़की ने कमेंट पास करते हुए कहा, शक्ल से इतनी खूबसूरत और भोली लगती है यह लड़की, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह एक बच्चे की माँ होगी। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की ने उसकी कमेंट का जवाब देते हुए कहा, लगता है आज रात डांसिंग फ्लोर पर कोई पार्टनर ढूंढने आई हो। ऐसी लड़कियां वन नाइट स्टैंड में बिलीव करती हैं। ऐसी बातें सुनकर श्वेता उन सभी पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, शट अप यू इडियट्स, मेरी बहन यहाँ डांस सीखने आई है। अगर किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है तो वह ये हॉल छोड़कर जा सकता है। तभी अचानक योगिता श्वेता से हमदर्दी का नाटक करते हुए कहने लगी, अरे अरे अरे, तुम तो छोटी सी बात पर गुस्सा हो गई। डोंट गेट एंग्री बेबी, आफ्टर ऑल वी आर कजिन। योगिता ने कोने में खड़े लड़कों को आंख मारकर श्वेता से पूछा, क्या अनिका के पास कोई डांसिंग पार्टनर है? श्वेता ने रूम में खड़े लड़कों की ओर देखा। अभी थोड़ी देर पहले अगर यह सवाल पूछा गया होता तो शायद रूम में खड़ा हर लड़का अनिका के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाता। मगर डांसिंग हॉल में आए लगभग सभी लड़के या तो अपनी गर्लफ्रेंड या तो अपनी किसी न किसी फैमिली मेंबर के साथ आया था। योगिता के मुंह से अनिका के लिए ऐसी बात सुनने के बाद कोई भी लड़का अनिका के साथ डांस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा करने पर शायद बाकी के लोग उन्हें जज करने लगेंगे। श्वेता लड़कों के रिएक्शन देखकर बहुत नाराज़ हो गई। तभी श्वेता के कंधे पर अनिका ने हाथ रखा और कहा, इट्स ओके, यू एंजॉय योर डांसिंग। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही अनिका ने श्वेता को यह कहा, डांस हॉल की लाइटिंग डिम हो गई और देखते ही देखते सारा माहौल बिल्कुल रोमांटिक हो गया। एक ट्रेंडिंग म्यूजिक पर डांस टीचर की एंट्री हुई। डांस टीचर को देखकर सारे लोग उन्हें चीयर करने लगे और देखते ही देखते सारे लड़के लड़कियां अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगे। अनिका एक कोने में बैठकर सबको डांस करते हुए देखने लगी। कुछ देर लोगों की डांसिंग देखने के बाद अनिका अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गेम खेलते हुए भी अनिका की नज़र श्वेता पर थी, जो राहुल के साथ बीचों बीच डांस कर रही थी। राहुल की डांसिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। वो एक प्रोफेशनल की तरह डांस कर रहा था। डांस स्टाइल में लड़के की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी होती है। लड़का जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छी तरह से लड़की को डांस करते वक्त लीड कर पाएगा, और वह पेयर जिसमें लड़का सबसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा, अक्सर वही कपल सबसे अच्छा डांस कर सकता था। राहुल और श्वेता देखते ही देखते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। लोगों की नज़र इस कपल से हट नहीं रही थी। उनके मूव्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके स्टेप्स देखकर किसी नॉन डांसर को भी डांस करने का मन हो जाता था। थोड़ी देर में अचानक ही म्यूज़िक एकदम रोमांटिक ट्रैक पर बजने लगा। राहुल ने श्वेता को कमर से पकड़ लिया और दोनों रिदम के साथ साथ डांस करने लगे। वहीं डांस करते हुए श्वेता सारा वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। वह अनिका को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि वह उसे डांस सिखा सके। तभी अचानक श्वेता के मन में एक ख्याल आया। श्वेता ने राहुल से कहा, राहुल क्यों ना तुम थोड़ी देर अनिका दीदी के साथ डांस करो। यह कहते हुए श्वेता के मुंह पर एक स्माइल आ गई, मगर राहुल ने श्वेता की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर मैं अनिका के साथ डांस नहीं कर सकता। जरा सोचो, वह बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी।
उसके इरादे क्या हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, यह सब हम नहीं जानते। आखिर तुम पिछले कुछ ही दिनों से उसे जानती हो और अभी अभी सब लोगों को उसकी असलियत पता चली है। अगर मैं उनके साथ डांस करूंगा तो लोग मेरे बारे में भी बातें करेंगे। तुम तो जानती हो ऐसी बातें दिल्ली के सोशल नेटवर्क में कितनी फैलती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अनीका से दूर ही रहना चाहिए। और एक बात कहूँ, तुम्हें भी उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। राहुल के मुंह से यह बात सुनकर श्वेता ने अपनी कमर से राहुल का हाथ हटाकर कहा, तुम मेरी बहन के बारे में जानते ही क्या हो? क्या तुम जानते हो उसकी प्रेगनेंसी कैसे हुई? बिना किसी को सोचे समझे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और एक बात, अगर तुम मुझे मेरी दीदी से दूर रहने की सलाह दोगे तो बेशक मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। श्वेता की यह बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए फिर से उसकी कमर पर हाथ रखा और डांस करना शुरू किया। राहुल ने श्वेता को गोल घुमाते हुए उससे कहा, चलो ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया। मगर सच कहूँ तो अनीका को देखकर लगता नहीं कि वह डांस कर पाएगी। और फिर तुम जानती हो कि मैं प्रोफेशन की तरह डांस करता हूँ। मेरे मूव्स उसके मूव्स के साथ मैच नहीं करेंगे। सीखने की जगह शायद उसका मोरल कम ना हो जाए। लोग उस पर हंसेंगे, वह अलग। मुझे लगता है कि उसके लिए उसके जैसा ही कोई पार्टनर हमें ढूंढना चाहिए, ना कि मेरे जैसा कोई डांसिंग सुपरस्टार। यह कहते हुए राहुल ने श्वेता का हाथ पकड़कर उसे फिर से गोल घुमा दिया। फिर इससे पहले कि श्वेता अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरे, उसने कमर से उसे पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग राहुल के डांस की तारीफ करने लगे। जैसे ही म्यूज़िक का पहला राउंड ख़त्म हुआ, राहुल और श्वेता ने बो डाउन करके सबकी तालियों के बीच सबको थैंक यू कहा। श्वेता ने राहुल से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अनीका दीदी को लेकर आती हूँ। अब अगला राउंड तुम अनीका दीदी के साथ डांस करना। यह कहते हुए बेहद खुश श्वेता जल्दी जल्दी अनीका के पास गई। थोड़ी देर पहले श्वेता राहुल की बात से नाराज़ थी, क्योंकि उसने अनीका दीदी के बारे में ऐसी बात कही थी। मगर कुछ देर बाद श्वेता को भी यह रियलाइज़ हुआ, चाहे कुछ भी हो, राहुल यह बात नहीं जानता था कि अनीका कौन सी परिस्थितियों से गुजरी थी। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी अनीका की प्रेगनेंसी के बारे में सुनता तो बिल्कुल वैसे ही सोच रखता जैसा राहुल ने सोचा था। वहाँ पीछे योगिता राहुल और श्वेता की जोड़ी को देखकर मन ही मन जलने लगी थी। योगिता खुद एक बहुत अच्छी डांसर थी, मगर उसका पार्टनर राहुल की तरह स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल नहीं था। हालांकि योगिता का पार्टनर भी अच्छा डांसर था, मगर इस डांस फ्लोर पर राहुल का कोई जवाब नहीं था। और ऐसे डांस फॉर्म में अगर लड़का स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल ना हो तो लड़की भी खुलकर डांस नहीं कर सकती थी। योगिता यह जानती थी कि अगर उसे फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है तो उसे अपना पार्टनर बदलकर राहुल के साथ डांस करना होगा। योगिता बड़े ही धीमे से कैट वॉक करती हुई राहुल के पास गई और राहुल से कहा, हे हैंडसम, आई लव योर मूव्स। राहुल योगिता को इस तरह अपने सामने देखकर चौंक गया। राहुल का सीना और चेहरा हल्के पसीने से चमकने लगा था। योगिता बड़े ही प्यार से राहुल की आंखों में देखने लगी। थोड़ी देर दोनों खामोश खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। श्वेता वहाँ खुशी खुशी दौड़कर अनीका के पास आई। श्वेता ने देखा कि इतनी लाउड म्यूज़िक में भी अनीका बैठे बैठे दीवार पर सर रखकर सो गई थी। श्वेता ने अनीका को ज़ोर से हिलाकर जगाया। फिर श्वेता ने अनीका को खुशी खुशी यह बताया कि अगले राउंड में उसके लिए एक डांसिंग पार्टनर मिल गया है। अनीका ने मुस्कुराते हुए श्वेता से पूछा, किसकी शामत आई है जो मेरे साथ डांस करने वाला है? इससे पहले कि श्वेता अनीका को कुछ बताती, श्वेता ने देखा कि राहुल और योगिता एक साथ चलकर श्वेता के पास आ रहे थे। योगिता को राहुल के साथ देखकर श्वेता थोड़ी हैरान हो गई। जैसे ही योगिता और राहुल अनीका और श्वेता के पास आए, योगिता ने मुस्कुराते हुए श्वेता से कहा, वाह श्वेता, तुम्हारे पार्टनर ने तो आज पूरे डांसिंग फ्लोर पर धूम मचा दी। मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। सारे मेल डांसर एक तरफ और राहुल की डांसिंग एक तरफ। भाई, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ। अगर लड़कियों में सबसे अच्छी डांसर मैं हूँ तो आई एम श्योर कि लड़कों में सबसे अच्छा डांसर इस वक्त इस फ्लोर पर अगर कोई है तो वह है राहुल। यह कहते हुए योगिता ने अपना हाथ राहुल के हाथ में दे दिया और श्वेता से कहा, अगले राउंड में राहुल मेरा डांसिंग पार्टनर होगा। योगिता ने कहा,
सॉरी श्वेता, वो क्या है ना, मेरा पार्टनर मेरे डांसिंग स्टाइल को मैच नहीं कर पाता और राहुल इस वक्त हमारे क्लास का बेस्ट डांसर है, तो मैंने सोचा कि दोनों बेस्ट डांसर को मिलकर अगर जोड़ी बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और मैं राहुल को श्रेया के पास भी ले जा रही हूँ। श्रेया से अगर इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए तो यह राहुल और हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द न्यू बिगिनिंग। तुम्हें क्या लगता है राहुल? राहुल ने भी अपना एक हाथ योगिता के कंधे पर रखते हुए कहा। दैट्स राइट योगिता। श्वेता पूरी तरह से अंदर से टूट गई थी। राहुल को इस तरह योगिता के साथ देखकर श्वेता की आंखें अचानक नम हो गई। मन ही मन श्वेता सोचने लगी कि जिस इंसान ने अभी अभी उसकी दीदी अनिका के साथ सेकंड राउंड में डांस करने का वादा किया था, वह अचानक बदल कैसे गया। राहुल अब अचानक योगिता के साथ डांस करने वाला था। राहुल श्वेता की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहा था, मगर इतना गिल्ट महसूस करने के बावजूद उसका डिसीजन पक्का था। वह अगले राउंड में योगिता के साथ डांस करने वाला था। श्वेता राहुल की इस बिहेवियर से इतनी गुस्सा हो गई थी कि उसके हाथ कांपने लगे थे। गुस्से से लाल आंखों से उसने राहुल को देखा, मगर राहुल की उससे नज़र मिलते ही वह यहाँ वहाँ देखने लगता। राहुल को हमेशा से पता था कि योगिता श्वेता को नीचे दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ सकती थी। फिर भी राहुल ने योगिता का साथ देने का फैसला किया था। नम आँखों से और धीमी आवाज़ में श्वेता ने राहुल से फिर एक बार पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा करने वाले हो? कहीं ना कहीं श्वेता को ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो, मगर राहुल के जवाब में श्वेता का यह शक भी दूर कर दिया। राहुल ने श्वेता से कहा, देखो डांस सिर्फ मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पैशन है। तुम तो जानती हो मुझे इंटरनेशनल बॉलरूम डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अगर मुझे मिस श्रेया से कोई डांसिंग टिप्स मिल जाती है तो मुझे लगता है यह मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। श्वेता ने एक लंबी सांस लेकर कुछ देर सोचने के बाद राहुल से कहा, ठीक है राहुल, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं तुम्हें चुनने का मौका देती हूँ, या तुम मेरे डांस पार्टनर बने रहो या हम आज ही इसी वक्त ब्रेकअप करेंगे। और एक बार मुझसे ब्रेकअप हो गया तो तुम चाहे जिसके साथ डांस कर सकते हो। श्वेता के मुंह से ऐसी शर्त सुनकर राहुल गुस्से से कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? राहुल को शांत करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर योगिता ने राहुल से कहा, काम डाउन राहुल, लो मेंटेलिटी लड़कियों के साथ अक्सर यह होता है। देखो श्वेता, मैं सिर्फ राहुल के साथ डांस करना चाहती हूँ, इसमें इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी नैरो थिंकिंग की लड़की हो तुम। इस तरह राहुल को इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम उसे अपनी मुट्ठी में दबा के रखना चाहती हो। आज मल्होत्रास की इतनी हैसियत नहीं है कि वह श्रेया अय्यर को अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकें। इसमें आखिर किसी का क्या दोष है? अगर मैं राहुल की थोड़ी सी मदद करना चाहूँ और उसे श्रेया के अंडर ट्रेनिंग मिल जाए तो उसमें गलत क्या है? अगर तुम उसके लिए कोई अच्छा टीचर नहीं ला सकती और मैं उसके लिए एक अच्छा ट्रेनर लाऊं तो तुम्हें मुझसे जेलसी क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इतनी अच्छी ट्रेनर के अंडर ट्रेन होने का मौका मिलेगा। कितनी गलत बात है यह। तुम्हारा खानदान श्रेया को नहीं बुला सकता, इसकी सज़ा तुम मुझे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल को दोगी। हाउ अनफेयर इज़ दिस। अगर मेरी जगह तुमने भी राहुल को श्रेया के अंडर ट्रेन करने का मौका दिया होता तो आज उसे यह करना ही ना पड़ता। राहुल के बर्ताव से पहले से श्वेता टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे, मगर बहुत हिम्मत करके उसने अपने आंसू रोके रखे थे। वह जानती थी कि उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर योगिता और बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। थोड़ी देर श्वेता की हालत का मज़ा लेने के बाद जब योगिता राहुल का हाथ पकड़कर जाने लगी तो पीछे से अनिका ने आवाज़ दी, किसने कहा कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को नहीं बुला सकता? आसपास खड़े सारे लोग अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन घुमाते हुए कहा, आप लोगों से किसने कह दिया कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को इनवाइट नहीं कर सकता? श्वेता की पीठ थपथपाते हुए उसने श्वेता से कहा, अगर तुम श्रेया की इतनी बड़ी फ़ैन हो तो जब वह दिल्ली आएगी तो हम उसे फ़ोन करके अपने घर बुला लेंगे। वहीं पर श्रेया तुम्हें थोड़ी गाइडेंस भी दे देगी। अनिका के मुंह से यह बात निकलते ही योगिता और उसके फ्रेंड्स खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे।
राहुल ने तुरंत योगिता का हाथ छुड़ाते हुए अनीका से पूछा, क्या सचमुच तुम श्रेया अय्यर को अपने घर बुलाने वाली हो? राहुल की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह श्रेया अय्यर का बहुत बड़ा फ़ैन था। राहुल किसी फेमस खानदान को बिलोंग नहीं करता था, मगर फिर भी श्वेता ने और लड़कियों की तरह कभी राहुल के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया था। श्वेता ने हमेशा राहुल की क्वालिटीज़, उसके टैलेंट को प्यार किया था। बाकी बड़े ख़ानदान की लड़कियां सिर्फ बड़े ख़ानदान के लड़कों के साथ ही डेट करती थी। एक बार जब राहुल ने अपनी कमाई से ₹500 का नेकलेस लाकर श्वेता को दिया था, तब श्वेता ने अपने गले से महंगा हार निकाल कर राहुल का दिया हुआ बेहद एवरेज हार बहुत ही प्यार से पहन लिया, क्योंकि उसके लिए राहुल की इमोशंस की ज़्यादा वैल्यू थी। हालांकि श्वेता को डांस का शौक़ नहीं था, मगर क्योंकि राहुल डांस के लिए इतना पैशनेट था, श्वेता ने बहुत एफर्ट लगाकर डांसिंग सीखी थी। श्वेता अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में और लेबोरेटरी में ही बिताती थी, मगर राहुल, जो कि इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहता था, जब भी कहता, श्वेता किसी भी तरह टाइम निकाल कर राहुल की खुशी में शामिल होने चली आती। राहुल जिस घर में रहता था वह घर श्वेता के बेडरूम जितना था, मगर उस छोटी सी जगह में बैठकर भी मुस्कुराते हुए श्वेता राहुल से हमेशा कहती थी, छोटी जगहों में मुझे ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। अमीर ख़ानदान की होने के बावजूद श्वेता में उन लड़कियों जैसे नखरे बिल्कुल नहीं थे। जब भी लोग राहुल और श्वेता को साथ में देखते तो यही कहते कि राहुल बहुत लकी है, जिसे श्वेता जैसी अमीर ख़ानदान की समझदार लड़की मिली थी। दरअसल राहुल की पर्सनालिटी में जितने भी चेंज आए थे, उसमें श्वेता का काफ़ी बड़ा हाथ था, और आज राहुल का यह बिहेवियर देखकर श्वेता को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राहुल ने फिर से श्वेता के पास आकर उसका हाथ पकड़कर पूछा, बोलो ना, क्या सचमुच अनीका श्रेया अय्यर को जानती है? पीछे खड़ी एक योगिता की फ्रेंड ने श्वेता से कहा, तुम्हारी कज़िन लगता है बहुत बड़ी ब्लफ मास्टर है। क्या उसे पता भी है कि श्रेया अय्यर कौन है? श्रेया अय्यर कोई मॉडलिंग एजेंसी की कास्टिंग मॉडल नहीं है, बहुत बड़ी डांसिंग सेंसेशन है। लंदन, पेरिस के बड़े बड़े घराने श्रेया अय्यर को अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए इनवाइट करते हैं और करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं। उसकी डांसिंग वीडियोस 2 मिनट में 50 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर देती हैं। उसके मूव्स देखकर बड़े बड़े फिल्म मेकर उसे अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रह जाते हैं। तभी किसी और फ्रेंड ने अनीका के पास जाकर कहा, इतना ही नहीं, हमारी दिल्ली और इंडिया की शान सिमरन मेहरा भी अपनी बेटी को डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर के पीछे लगी होती है। इंडिया की डांसिंग सेंसेशन सिमरन मेहरा खुद कई बार श्रेया से डांस कंपटीशन हार चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि श्रेया बेस्ट नहीं है, शी इज़ द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट। और तुमने इतनी आसानी से कह दिया श्रेया तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर पर आएगी और तुम्हारे साथ खाना खाकर चाय पीकर चली जाएगी। यह बात सुनकर हॉल में खड़े सारे लोग अनीका और श्वेता पर हंसने लगे। फिर किसी ने कहा, अरे हमने हमारे क्लासेस में एक बार सिमरन मेहरा को बुलाया था कि हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे। जब उसी ने यहाँ आने से मना कर दिया था, तो फिर श्रेया इस घर पर जाकर चाय पीते पीते इसकी बहन को डांस सिखाएगी। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। बस आसपास खड़े लोग फिर से अनीका की बात पर हंसने लगे। तभी एक अमीर जादे ने नशे की हालत में अनीका के पास आकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मल्होत्रा के पास बहुत पैसा है जो वह श्रेया दुम हिलाती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी? अरे भाई, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वह मल्होत्रा ख़ानदान से कम 100 गुना ज़्यादा पैसे वाले हैं। जब इनके बुलाने पर वह नहीं आती तो फिर एक साधारण से मल्होत्रा ख़ानदान के बुलाने से वो उनके घर चाय पीने जाएगी। यह बात सोचकर ही हंसी आती है। जैसे ही हॉल में खड़े लोग फिर से हंसने लगे, योगिता ने अपने हाथ ऊपर करके सबको शांत रहने का इशारा किया। फिर धीरे से कैट वॉक करते हुए अपनी हील ज़मीन पर पटकते हुए वह अनीका के पास आए और सबसे कहने लगी, देखो यह लड़की मेरे ख्याल में ऊंचे ख़ानदान के लोगों के साथ कभी नहीं मिली जुली। इसे पता नहीं कि यहाँ फेंकने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन चलो, पहली बार है, सब लोग इसे माफ़ कर दो। अब चलो भी इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। चलो आप लोग दूसरे राउंड की तैयारी कीजिए, बहुत एंटरटेनमेंट हो गया। हाथ के इशारे से योगिता सबको अपने अपने पोजीशन पर लौटने को कहने लगी।
सारे लड़के लड़कियां फिर से अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए। हॉल की लाइट्स डिम हो गईं और दूसरे तरह का म्यूज़िक बजने लगा। सारे लड़के लड़कियां अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगे। श्वेता की आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे, तभी अनीका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर डांस हॉल से बाहर ले गई। डांस हॉल से थोड़ी दूर पार्किंग एरिया में आते ही श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर श्वेता और अनीका को देख रहे थे। पार्किंग एरिया में लगी नियॉन लाइट्स में श्वेता के आंसू तो नहीं नज़र आ रहे थे, मगर लोगों को उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अपनी कार के बोनेट से लगकर अनीका ने अपने हाथ पर हाथ चढ़ा लिया और चुपचाप श्वेता को देखने लगी। उसे पता था कि आज न सिर्फ दोस्तों के सामने श्वेता की इंसल्ट हुई थी, बल्कि उसे किसी ऐसे इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया था जिससे वह बेहद प्यार करती थी और शायद सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा करती थी। थोड़ी देर के लिए अनीका को श्वेता पर गुस्सा भी आया। आखिर उसकी बहन होकर श्वेता इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती थी? मगर अनीका इतनी समझदार ज़रूर थी कि वह यह बात समझ पाती कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। और फिर श्वेता दिल की बहुत साफ थी और शायद उसे दुनिया के सभी लोग अपने जैसे ही लगते थे। अनीका एक झटके से कार की बोनेट से उतरी और फिर से श्वेता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगी। पीछे चल रही श्वेता ने अनीका से कहा, दीदी यह आप क्या कर रही हैं? मुझे वापस वहाँ नहीं जाना। मैं वहाँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। दीदी प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई डोंट वांट टू गो देयर अगेन। आगे चल रही अनीका की आंखों में बहुत गुस्सा था। अनीका ने बिना पीछे मुड़े श्वेता से कहा, जब तक वह लड़का तुमसे माफ़ी नहीं मांगता हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। श्वेता ने अनीका को रोकते हुए कहा, प्लीज़ दीदी प्लीज़ मेरी बात मानिए। मुझे वहाँ फिर से राहुल के पास नहीं जाना। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ अभी अभी। और वैसे भी वह इस वक्त मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। उसके सर पर उस श्रेया अय्यर का भूत सवार है। उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखेगा, ना मैं और ना ही मेरा प्यार। अनीका ने धीरे से श्वेता का हाथ छोड़ते हुए श्वेता से पूछा, तो फिर क्या मैं श्रेया अय्यर को यहाँ ले आऊँ? तब वो तुमसे माफ़ी मांगेगा? अनीका की इस बात का जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, अगर श्रेया से मिलने का मौका मिले तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अनीका ने बिना सोचे श्वेता से कह दिया, तो फिर ठीक है मैं श्रेया को ले आऊँगी। अनीका की इस बात पर श्वेता उसे घूर कर देखने लगी। श्वेता को अब तक लग रहा था कि अनीका ने अंदर जो कुछ भी कहा था वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा झूठ कहा था, मगर इस वक्त जब वह अनीका का चेहरा देख रही थी तो उसे अनीका का चेहरा देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अनीका उसके साथ कोई मजाक कर रही थी। अनीका की आंखें बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। कांपते हुए होठों से श्वेता ने अपने आंसू पोंछे और अनीका से पूछा, क्या तुम सचमुच श्रेया को जानती हो? अनीका ने हल्के से मुस्कुराते हुए श्वेता के गालों पर हाथ रखकर कहा, श्रेया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम एक बार न्यूयॉर्क में मिले थे, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और मेरे कहने पर वह ज़रूर तुमसे मिलने आएगी। अनीका की बात सुनकर श्वेता चौंक कर सरप्राइज़ हो गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनीका ने श्वेता से कहा, चलो मान लो मैं श्रेया को बुला लेती हूँ, फिर राहुल तुमसे माफ़ी भी मांग लेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौट आएगा। मगर श्वेता क्या तुम मुझे एक बात की गारंटी दे सकती हो कि एक बार वह फिर से वापस आने के बाद हमेशा तुम्हारा बनकर रहेगा? फिर उसे किसी चीज़ की लालच होगी और वह फिर से तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें दुख देगा। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। अच्छे बुरे की पहचान तुम में है, तुम्हारा फैसला तुम ही को लेना है। बस तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। बोलो क्या तुम यह गारंटी दे सकती हो कि अगर मैं राहुल को तुम्हारी ज़िंदगी में वापस ले आऊँ तो फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारा ही बनकर रहेगा? और अगर तुम इस बात की गारंटी नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे कहती हूँ, भूल जाओ इस लड़के को हमेशा के लिए। अनीका की आंखों में राहुल के लिए गुस्सा और खुद के लिए प्यार देखकर श्वेता बहुत कंफ्यूज हो गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि वह अपने दिल की सुने जो राहुल को बहुत प्यार करता था, या फिर अपनी बड़ी बहन की सुने जिसे ज़िंदगी का तजुर्बा श्वेता से ज़्यादा था।